माओवादियों का एक था कि जो रुपेश जो कि सीसी मेंबर हैं, उन्होंने शर्त रखी थी कि बस्तर टॉकीज को भेजिए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। क्योंकि जो जिस बात से आपने शुरुआत की कि हर कोई माओवादी के मामले में बस्तर टॉकीज को देखता है, सर्च करके देखते हैं। तो बस्तर टॉकीज को माओवादियों का हर एक विंग देखता है, यहाँ से लेकर पूरे देश में। असर बहुत गहरा होने वाला है। जैसे मार्च 2026 तक बात की जा रही कि छत्तीसगढ़ से और देश से नक्सल मुक्त हो जाएगा, दिख रहा है। मैं तो 31 मार्च का इंतजार करूंगा। हिड़मा को लेकर क्या रणनीति रहेगी अभी सरकार की? सरकार लोग ना इतने सारे और भी लीडर होंगे, लेकिन लोग हिड़मा को ज्यादा जानते हैं, ऐसा क्यों? खास बात बता रहा हूँ, माओइज्म पे जब चर्चा होती है तो बसवराजू पे नहीं, हिड़मा पे डिस्कस होता है। शर्त की बात हो रही थी आपके इंटरव्यू में, देख पा रहा था शर्त का जिक्र कर रहे थे। 3 शर्त बहुत शॉर्ट में अगर बताना चाहे कि इन्होंने क्या शर्त रखी? 3 शर्त, इन्होंने 10 शर्त रखी थी, लेकिन 10 शर्त में बताया कि 3 मान ली गई है। कुछ शर्तों को रख नहीं पाए हैं, अब आए हैं तो रखेंगे, क्योंकि जंगल से जितना बातचीत हुई। तो हालांकि इस पर सरकार का बयान नहीं है, इन्होंने जो बताया हथियार सरकार को सौंप दे रहे हैं, लड़ाई नहीं खत्म हो रही। हाँ, बोले कि हम जनता के साथ रहेंगे, कानून और संविधान के साथ लड़ेंगे। हाँ, कानून और संविधान के साथ लड़ेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। और मैंने ये भी पूछा, 4 धारा जिंदा रहेगी। हाँ, और मैंने ये भी पूछा कि आपने कहा सशस्त्र संघर्ष का विराम है, अल्प विराम है या पूर्ण विराम है? तो कहा समय बताएगा। बस्तर टॉकीज वाले रानू भैया ने पूरी बात बता दी, पूरी कहानी बता दी, और मतलब पर्दे के पीछे की कहानी बता दी कि हुआ कैसे, अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, शर्त क्या है, उन सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। ये बातें और कहीं पता नहीं चलने वाली आपको रानू तिवारी के माध्यम से। हमारे चैनल पर चलिए, बस्तर की कोई भी खबर देखनी हो, या फिर नक्सल संगठन से रिलेटेड खबर देखनी हो, या फिर पुलिस की कार्रवाई देखनी हो बस्तर में, तो लोग सबसे पहले सर्च करते हैं एक चैनल, बस्तर टॉकीज नाम है। एक चेहरा नज़र आता होगा, लंबे कद के, बहुत आराम से, बहुत समझाते हुए बताते हैं कि चल क्या रहा है, ज़मीनी हकीकत क्या है। हमारे साथ विकास तिवारी जी है, रानू तिवारी जी, जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश देखता है बस्तर के मामलों में, क्योंकि इनकी रिपोर्ट पर लोग एक बार में भरोसा करते हैं कि रानू तिवारी बोल रहे तो सच ही बोल रहे होंगे। भैया, मैंने सही कहा? जब मुस्कुरा रहे थे कि लंबे कद के, तो मेरे को लगा सिर पे बाल नहीं है, ये भी बोलोगे परिचय के तौर पे, लेकिन नहीं बोले। बोल भी देते तो ये मेरा परिचय है कि हाँ, वो पत्रकार जिसके सिर में बाल नहीं है। लोग बोलते रानू तिवारी वो टकले वाले। हाँ, जो टांगरी सर। नहीं, माफ भी क्या है, ये तो नियति है, प्रकृति की देन है, और ये मेरा आई कार्ड है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद यशवंत भाई। भैया, ये आज का जो सिनारियो है, 200 नक्सली, देश के इतिहास में, नक्सलवाद संगठन के इतिहास में पहली बार होगा कि 200 नक्सली सरेंडर किए हों। कितना मैसेज जाने वाला है, कितना असर होने वाला है? अच्छा, इसके पहले भी मेरे को याद है, हालांकि मेरे को आंकड़ा याद नहीं है, बड़े बड़े समर्पण हुए, आंकड़ों में भी बड़े बड़े। लेकिन मैं कल भी जब वहाँ बुजमाड़ में था इनके साथ में, माओवादियों ने मुझे बुलाया था कि आप आइए। हाँ, एक्सक्लूसिव नहीं, माओवादियों का एक था कि जो रुपेश जो कि सीसी मेंबर हैं, उन्होंने शर्त रखी थी कि बस्तर टॉकीज को भेजिए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। क्योंकि जो जिस बात से आपने शुरुआत की कि हर कोई माओवादी के मामले में बस्तर टॉकीज को देखता है, सर्च करके देखते हैं। तो बस्तर टॉकीज को माओवादियों का हर एक विंग देखता है, यहाँ से लेकर पूरे देश में, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो। हाँ जी। तो रुपेश का ये वो था कि बस्तर टॉकीज में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, पार्टी के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। उनको मालूम था जो बात बोलेंगे आज सुबह तक पहुँच जाएगी, तो इसलिए उन्होंने बुलाया। लाखों लोगों ने देख लिया उस वीडियो को, रात के 1 बजे अपलोड किया। हाँ, रात को। जब मैं कल देख रहा था, तब मैंने इस बात को कल बोला भी वहाँ पे रिपोर्ट में कि सरकार भले पीठ ठोकती हो कि 1600 माओवादियों ने समर्पण किया है, लेकिन मैं हर बार इस बात को बोलता था कि जो माओवादी समर्पण कर रहे हैं वो पहले अपनी पार्टी के सामने समर्पण कर रहे हैं और फिर सरकार के पास लौट आ रहे हैं मरने के डर से। वो ऐसे, क्योंकि जो भी माओवादी सरेंडर कर रहे हैं वो हथियार लेके नहीं आ रहे, सारे माओवादी हथियार पार्टी को सौंप के आते हैं, और उसके पीछे उनका लॉजिक ये रहता है, जो मुझे लगा कि कल जब सरकार कुछ ऐसा काम करेगी कि जनता में विद्रोह होगा, तो काडर नया मिल जाएगा संगठन को, हथियार कहाँ से मिलेगा, तो हथियार छोड़कर आते हैं। लेकिन अभी जो माओवादी आए हैं, जो स्वस्फूर्त अपने हथियार लेके आए हैं, मेरी नज़र में ये समर्पण है। हालांकि इसको लेकर रुपेश ने कल बहुत सख्त लहजे में और बिल्कुल खारिज करते हुए इस बात को कहा कि हम समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम अपने हथियार सरकार को वापस सौंप रहे हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उनसे ही लूटा हुआ था, ये जवानों के हथियार हैं, एक भी हथियार इसमें खरीदा हुआ नहीं है। कुछ हथियार बाहर से पहले कभी मंगाते थे, लेकिन यहाँ जितने भी हथियार हैं सबके रिकॉर्ड हैं, सब पुलिस से लूटे हुए रिकॉर्ड हैं अलग अलग घटनाओं से। तो उन्होंने कहा कि अब हम लड़ेंगे तो जनता के लिए अभी भी, लेकिन संविधान और कानून के दायरे में रहकर हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। असर बहुत गहरा होने वाला है। जैसे मार्च 2026 तक बात की जा रही कि छत्तीसगढ़ से और देश से नक्सल मुक्त हो जाएगा, दिख रहा है।
मैं तो 31 मार्च का इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मैं यशवंत भाई, मैं हर एक मीडिया वालों को बोलता हूं कि आप ना नेता हो ना अधिकारी हो, तो आप वादा और दावा दोनों मत करो, आप एनालिसिस करो, ठीक है। लेकिन बहुत दुखद है कि मीडिया आजकल नेता और अधिकारी दोनों बन जाती है, दावा करने लगती है, लगता है 31 मार्च से पहले ही खत्म हो जाए। अरे भाई, आप पत्रकार हो, समाज आपके भरोसे बैठा है कि आप एनालिसिस करके बताओगे, आप एनालिसिस करो, आप दावा वादा मत करो। तो 31 मार्च को आने दो, तो उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम एनालिसिस ही करेंगे। हम नहीं चाहते कि माओवाद हो या खत्म हो, ये तो नियति है, परिणीति है, सरकार की रीति नीति है। लेकिन जो होगा हम सिर्फ वो बताएंगे। तो मेरे को लगता है 31 मार्च तक इंतजार करना चाहिए कि माओवाद जो है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पुलिस के कई अधिकारी भी बोलते हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ही बोलेंगे, ये आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी नहीं खत्म होती। मैं खुद बोलता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से मैंने इस बात को पूछा भी कि आप माओवादी ख़त्म कर रहे हैं, आंकड़े भी हैं, नंबर भी हैं, दिख भी रहा है, माओवाद ख़त्म कर रहे हैं क्या? क्योंकि जो सेंट्रल कमेटी के माओवादी मारे जाते हैं, जब उनकी डेड बॉडी उनके घर ले जाई जाती है, तो मैंने रायपुर में इस बात को बोला था कि जब एडिशनल साहब की मौत हुई थी, शहीद हुए थे, तो उनके अंतिम संस्कार में कितना शर्मनाक है हमारे समाज और देश के लिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस शमशान घाट आधा खाली था। पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे। हमारा एक जवान हमने खोया। फेसबुक पे तो बाढ़ आ जाती है, हाँ, आकाश सर के लिए फेसबुक पे बाढ़ आ जाती है राष्ट्रवाद की और उनको सम्मान देने की, लेकिन वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी, तो आधा शमशान घाट खाली था। और जब कोई शीर्ष माओवादी नेता मारा जाता है तो उसके अंतिम संस्कार की वीडियो आप देखिएगा, मैं दे दूंगा, आप दिखाइएगा इसके ऊपर में, जुलूस के साथ कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। ये वो लोग हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये मारे नहीं गए, ढेर नहीं हुए, शहीद हुए, ठीक है, शहीद, इन्होंने क्रांति की है। तो इसका मतलब, अच्छा, दंडकारण्य में माओवाद आया कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तो अभी आप माओवादी मार कहाँ रहे हो? छत्तीसगढ़ में। लेकिन वहाँ जिंदा है, ये वहाँ की बेल यहाँ तक पहुँची थी, जड़ वहाँ जिंदा ही है। कल के दिन मैंने एक अधिकारी से पूछा था कि उन्होंने कहा यूथ अब नहीं आएगा। यूथ नहीं आएगा तो रवि कौन था? रवि जो अभी कर्रेगुट्टा हिल्स ऑपरेशन में एक 22-23 साल का लड़का मारा गया, जो लैब असिस्टेंट की नौकरी करता था, और नौकरी छोड़कर उसने स्मार्टफोन छोड़कर उसने AK-47 उठाया, माओवादी का डॉक्टर था। तो आपको आइडियोलॉजी ख़त्म करना पड़ेगा। किसी एक बहुत वरिष्ठ आदमी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही कि कितने दुख की बात है कि हमारे देश के बुद्ध, हमारे देश में विवेकानंद, हमारे देश में महात्मा गांधी, इनकी आइडियोलॉजी के दूसरे देश के लोग फॉलो करते हैं, और हमारे देश में माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है। तो आइडियोलॉजी को तो आइडियोलॉजी से ही काटा जा सकता है, और आपकी ईमानदारी से। मैंने ये भी कहा किसी से कि माओवादियों की लड़ाई सही है या गलत है, ये तो बहुत दूर की बात है, अलग बहस है। लेकिन जब तक माओवादी अपनी पार्टी में होते हैं तो अपनी लड़ाई के प्रति ईमानदार रहते हैं। इस बात को लेकर बहुत लोग में नाराजगी होगी, लेकिन सच है। लेकिन हमारे पास सब है, सारे संसाधन, हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, ऑटोमेटिक वेपन, सब है, सिर्फ ईमानदारी नहीं है। सारे टॉप लीडर्स सरेंडर कर चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं, अब कौन कौन बचे होंगे अगर बात करें? देखिए, अभी 4 पोलित ब्यूरो थे, जिसमें वेणुगोपाल ने सरेंडर कर दिया। अभी देवजी, गणपति और मिसिर बेसरा, 3 पोलित ब्यूरो हैं। अभी इनकी 2024 में एक बैठक हुई, इसमें इन्होंने कुछ लोगों को प्रमोट किया, जैसे रुपेश जो आज सरेंडर किया है। ये अब तक सीनियर DKSZC हुआ करता था, लेकिन अभी कल ही मुझे इस बात की जानकारी मिली। इसने बताया कि 2024 में इनको CC प्रमोट कर दिया गया, और हिडमा को भी 2024 में। दोनों एक ही कैडर के हैं? हाँ, एक ही बैच, एक ही कैडर। हाँ, नहीं, ये रुपेश जो है ये हिडमा से सीनियर है। अच्छा। और ये कई हिडमा तैयार कर चुके हैं। ये माओवादियों के मिलिट्री विंग के इंटेलिजेंस चीफ हैं। दंडकारण्य में जितने पुलिस ब्यूरो और CC मेंबर रहे, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं के पास था। 2004 में इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अटैक किया, तो उसके मास्टरमाइंड थे ये। तो ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये दिख रहे हैं ऐसे। किसी ने मुझे बताया कि एक बार जब किसी को पता चला, ये खबर उड़ी कि रुपेश तेलंगाना आ गया है, मतलब इनका नाम है, इनका असली नाम है टकल्लापल्ली वासुदेव राव उर्फ आसन्ना, यहाँ सतीश कोपा बोलते थे, अभी ये रुपेश के नाम से प्रेस नोट जारी कर कि टकल्लापल्ली तेलंगाना आ गया है। तेलंगाना सरकार की नींद उड़ गई थी इनके सिर्फ नाम से। तो ये बहुत मतलब इनके बहुत सारे कारनामे। लेकिन एक सवाल है, लोग पूछेंगे, लोग अभी भी मन में होगा कि अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया इतने बड़े लीडर का?
जो कल तक संगठन की बात करते थे, विचारधारा की बात करते थे, अचानक इतने सारे साथियों को लेकर आके सरेंडर होना, हथियार जमा करना, हृदय परिवर्तन कैसे? अगर किसी के मन में सवाल है तो उसको पहले माओवाद को समझना पड़ेगा, तब माओवादियों की रीति नीति परिस्थितियों को समझेगा। माओवादियों की नीतियों में से एक नीति है कि खुद को जिंदा रख के लड़ाई जिंदा रखना है। खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खुद को जिंदा रख के, और अभी की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति साफ है कि आप बच नहीं सकते, आपके पास कोई जगह नहीं बचा है, कोई जगह नहीं है। अबूझमाड़ खत्म है आपके हाथ से। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ फोर्स ऑपरेशन नहीं कर पा रही है। कर्रेगुट्टा हिल्स है, वहाँ पे भी सरकार ने बड़ा ऑपरेशन करके बता दिया कि यहाँ भी हम कर सकते हैं, तो उनके पास कोई जगह नहीं बची। ऐसे में मारे जाओगे तो लड़ाई खत्म हो। अभी भी उसने कहा ना कि समय परिस्थिति बदल गई है और हम हथियार सरकार को सौंप दे रहे हैं, लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। हाँ, बोले कि हम जनता के साथ रहेंगे, कानून और संविधान के साथ लड़ेंगे। हाँ, कानून और संविधान के साथ लड़ेंगे, तो लड़ाई जारी रहेगी। और मैंने ये भी पूछा, विचारधारा जिंदा रहेगी। हाँ, और मैंने ये भी पूछा कि आपने कहा है सशस्त्र संघर्ष का विराम है, अल्प विराम है या पूर्ण विराम है? तो कहा समय बताएगा। मतलब उसने इस पे संदेह छोड़ दिया कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रंग बदल सकता है, रूप बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। हिडमा को लेके क्या रणनीति रहेगी अभी सरकार की? सरकार बहुत सरकार अच्छा, लोग ना इतने सारे और भी लीडर होंगे, लेकिन लोग हिडमा को ज्यादा जानते हैं, ऐसा क्यों? खास बात बता रहा हूँ। बहुत पहले न्यूयॉर्क से एक जर्नलिस्ट आए थे मेरे पास, न्यूयॉर्क टाइम्स से, तो उनसे बहुत देर बातचीत थी। तो उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क में, वहाँ का उन्होंने बताया, और भी जगह होता होगा, जब इंसर्जेंसी पे डिस्कशन होता है सारी चीज़ों पे, तो माओवाद पे भी चर्चा होती है। माओइज्म पे जब चर्चा होती है तो बसवराजू पे नहीं, हिडमा पे डिस्कस होता है न्यूयॉर्क में। तो अब वो इतना बड़ा कैरेक्टर है या नहीं मालूम, लेकिन उतना बड़ा कैरेक्टर उसको तो ग्लोरीफाई कर दिया गया है, बना दिया गया हर जगह पे। और हिडमा का क्या होगा, हर किसी के मन में यही सवाल है। ये तो हिडमा ही जानता है कि हिडमा का क्या होगा। कारण ये है कि फोर्स तो पहले दिन से हिडमा को टारगेट कर रही है कि हिडमा मिल जाए, ठीक है, जिंदा हो या मुर्दा, हाँ, जैसे भी है। जैसे वैसे एक खास बात बता रहा हूँ कि फोर्स के, हिडमा का मारा जाना ही फोर्स के लिए विजय होगा। अगर वो सरेंडर कर देगा तो फोर्स को लगेगा अरे आगे, लेकिन अगर ये हिडमा को मार देंगे तो इनको लगेगा जितना खुशी फोर्स को बसवराजू को मारने से नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा उनको खुशी होगी जब वो हिडमा को मारेंगे। ये फोर्स की बात बता रहा हूँ। लेकिन सरकार चाहती है कि अगर वो आ जाए, जैसे बस्तर के मनीष कुंजाम हैं, वो चाहते हैं कि जो आदिवासी माओवादियों के साथ हैं वो लौट के आ जाएं, क्योंकि उन्हें आदिवासियों के मरने का गम दर्द है। वो चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि तेलंगाना के माओवादियों ने यहाँ के आदिवासियों को बरगलाया। सरकार भी बोलती है, पुलिस भी बोलती है, हर कोई बोलते हैं, तो अमित शाह तक बोलते हैं कि ये हमारे घर के बच्चे हैं, इनको बरगलाया गया। तो लोग चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। और शर्त की बात हो रही थी, आपके इंटरव्यू में देख पा रहा था, शर्त का जिक्र कर रहे थे। 3 शर्त बहुत शॉर्ट में अगर बताना चाहे कि इन्होंने क्या शर्त रखी? 3 शर्त, इन्होंने 10 शर्त रखी थी, लेकिन 10 शर्त में बताया कि 3 मान ली गई है। कुछ शर्तों को रख नहीं पाए हैं, अब आए हैं तो रखेंगे, क्योंकि जंगल से जितना बातचीत हुई। तो हालांकि इस पर सरकार का बयान नहीं है, इन्होंने जो बताया, इन्होंने बताया 3 शर्त। पहली शर्त ये है कि जो ऐसे संस्थान जो बिना हथियार के संघर्ष कर रहे हैं उन पर बैन न लगाया जाए, जिसमें से कि मूलवासी बचाओ मंच है, वो बिना हथियार के संघर्ष कर रहे थे, उन पर बैन लगा दिया गया। तो शायद इनके अनुसार सरकार ने मान लिया है कि उसे बैन हटा दिया जाएगा, अभी खत्म हो गया, उसका दोबारा उसको रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। दूसरा इनका ये था कि ये सरेंडर करने के बाद छत्तीसगढ़ में लोग क्यों नहीं सरेंडर करते हैं, बड़े माओवादी। उसका एक तर्क इन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ की पॉलिसी में शायद कहीं, मैंने देखा नहीं उसको, इन्होंने बताया कि क्योंकि ये लोग बहुत डीप रिसर्च करके पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि उस पर लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर जो भी अपराध दर्ज हैं, आप चाहते हैं कि अपराध खत्म हो जाए, तो आपको नक्सल विरोधी अभियान में सहयोग करना पड़ेगा। अच्छा, मुखबिरी करनी रहेगी? नहीं, डीआरजी में जाना पड़ेगा, साथ में लड़ना पड़ेगा। तो ये डीआरजी में शामिल होंगे? हाँ, तो इनका ये शर्त था कि हम डीआरजी में नहीं जाएंगे, हम कोई भी जीवन यापन के लिए काम करेंगे, हम डीआरजी में नहीं जाएंगे। तो वो शर्त शायद मान ली गई है। पहली शर्त ये मान ली गई है कि मूलवासी पे बैन हटा जाए, दूसरी वो मान ली। तीसरा शर्त इन्होंने रखा है कि जेल में जो इनके साथी बंद हैं, उसमें वो साथी जो इनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, कि मतलब हथियारबंद आंदोलन को रख दें, विराम करना है, जो उसके समर्थन में है, उनके रिहाई के लिए सरकार प्रयास करे। रिहा मत करे, क्योंकि रिहा करना तो कानून संभव नहीं है, लेकिन उनकी रिहाई में प्रयास करे कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए। वो लोग जो इस आइडियोलॉजी को माने, जो रूपेश और वेणुगोपाल, जो लोग देवजी और हिडमा की तरफ हो, उनके ऊपर कानूनन जो कार्रवाई होती है, ये 3 शायद मान ली गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैनुअल रेंज जो बनेगा, बोधघाट परियोजना,
और इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जो ग्रामीणों के विस्थापन है वो ना किए जाएं, इस पर अभी बात नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा पेशा कानून को कांग्रेस सरकार ने खराब कर दिया, उसको संशोधन के नाम पे उसको ठीक किया जाए, उसे लागू किया जाए। अबूझमाड़ में 6ठी अनुसूची लागू की जाए। जिन अबूझमाड़ में जो आदिवासियों के पास अगर 10 एकड़ भी ज़मीन है तो कम से कम 10 एकड़ का उन्हें तत्काल पट्टा दिया जाए, क्योंकि अबूझमाड़ का सर्वे होगा, पट्टा नहीं है किसी के पास, तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आपकी ज़मीन है, तो आपको विस्थापन करने में तो किसी को कोई मुआवजा ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबको 10-10 एकड़ का पट्टा। कुल मिला के इन्होंने जनता के हित के लिए 10 मांगे रखी हैं, अपने लिए कुछ नहीं। मैंने इसे भी पूछा कि रुपेश की पत्नी को तेलंगाना में गिरफ्तार किया गया है, मैंने पूछा आपने अपनी पत्नी के लिए भी कुछ बोला कि उसको रिहा किया जाए? तो बोले नहीं, मैं पत्नी के लिए कुछ नहीं। पत्नी जो जेल में बंद है, अगर वो हमारी आइडियोलॉजी पे मानेगी तो उसके साथ भी वही कार्रवाई, नहीं मानेगी तो उसके साथ सरकार जो करेगी करेगी, वो भी उसी मांग के तहत है। पत्नी के लिए अलग से कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच। ऐसी ज़मीनी हकीकत दिखाते रहिए, लोग बहुत पसंद करते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश कि बस्तर की खबरें हो तो बस्तर टॉकीज ही देखना है। और वाकई में मैं खुद रोज़ एक बार वॉच करता हूँ कि भैया ने आज क्या स्टोरी की क्या रियलिटी दिखाई है, तो बहुत फॉलो करते। थैंक यू वेरी मच भैया, आपने अपना कीमती समय दिया। अभी तक इन्होंने अपनी स्टोरी शुरू नहीं की, यहाँ पे खड़े होकर लगातार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भैया, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस्तर टॉकीज वाले रानू भैया ने पूरी बात बता दी, पूरी कहानी बता दी, और मतलब पर्दे के पीछे की कहानी बता दी कि हुआ कैसे, अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, शर्त क्या है, उन सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। ये बातें और कहीं पता नहीं चलने वाली, आपको रानू तिवारी जी के माध्यम से हमारे चैनल पर चली है। बाकी रुपेश और रानू तिवारी जी की बातचीत हुई है, उनके चैनल पर जाकर आप डिटेल में देख सकते हैं। 1 घंटे की बातचीत है। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। जगदलपुर में मैं मौजूद हूँ। 200 से ज़्यादा नक्सलियों ने आज यहाँ पे आत्मसमर्पण किया है। 17 अक्टूबर 2025 ये तारीख हमेशा गौरवशाली रहने वाला है, ऐतिहासिक दिन है। मेरे साथ कैमरामैन है शुभम सिन्हा, जो लगातार आपको कैमरे के माध्यम से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं।